जैसे कि आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, तो सरकार सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर लोगों को जागरूक करती है। कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? या जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, 16 साल से कम के बच्चे, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं। जैसे पुराने फिल्मों में दिखाया जाता है कि एविडेंस को या विटनेस को कोर्ट पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है। क्या ये रियलिटी के अंदर पॉसिबल है? लेकिन अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हो रहा है तो अगले पीछे से निकल जाते भी, हमें कुछ नहीं पता ना, हमने कुछ नहीं कहा। लोग ग्रेजुएशन करने के बाद किन किन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? सबसे पहले उसे पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। सर, इंडिया में केस इतने लंबे क्यों चलते हैं? दुबई में ऐसे क्या रूल है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है उसे? दुबई का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने आपको पकड़ा और आरोप साबित कर दिया, आपको इतना टाइम ही नहीं देंगे। नमस्कार, वेलकम टू एआर फ्यूजन पावर्ड बाय गिफ्ट पैराडाइज। आ चुके हैं हम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे लॉ के बारे में एक इंटरेस्टिंग इजी वे में, ताकि आपको भी ये इंफॉर्मेशन हो कि कब, कहां और कैसे आप अपने सही राइट्स का यूज कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो आपके राइट्स, जजमेंट और सोसाइटी से जुड़े हैं, ताकि आप भी बन सके भारत के जागरूक नागरिक। सो लेट्स बिगिन। जय श्री राम, स्वागत है आपका एआर फ्यूजन में। तो सर, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, और धन्यवाद आपका मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, काफी अच्छा लग रहा है। सर, आम जनता में कानून की जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार काफी तरीके से प्रयास कर रही है। जैसे कि आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, तो सरकार सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर लोगों को जागरूक करती है भी, किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जो परेशानियां हैं उनको पुलिस को बता सकते हैं, और तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा आपको वहाँ से। और भी कई मेथड है। जैसे सरकार क्या करती है कि जैसे रेडियो के थ्रू, अब हालांकि आज के टाइम में तो रेडियो इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन रेडियो के थ्रू भी अनाउंसमेंट करवाती रहती है कि भाई ये आपके कानून है, ये आपके अधिकार हैं। और स्कूली बच्चों के लिए सरकार कैंप भी लगाती रहती है भी, कोई अधिकारी जाकर स्कूल के अंदर बच्चों को बताता है कानून के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में। सर, कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई भी कानून बनाने के लिए उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर वो ड्राफ्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है। दोनों सदन के सदस्य उसको पढ़कर सुनाते हैं, और उसके बाद उनकी मंजूरी होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति की सहमति उस पर हो जाती है तो फिर वो एक कानून बन जाता है। सर, ऐसे कौन से जरूरी कानून हैं जो छोटे बच्चों को पता होना चाहिए? छोटे बच्चों में आप कितने छोटे बच्चों को बताना चाहते हैं? जैसे माइनर हो सकते हैं, कोई 10-15 साल के बीच में। भाई, स्कूल जाते हुए बच्चों के बारे में, बिल्कुल। या स्कूल जाने से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर देखिए क्या है कि कई तरीके के कानून हैं छोटे बच्चों के लिए। एक तो है किशोर न्याय अधिनियम, जिसके अंदर जो आवारा बच्चे होते हैं या जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, 16 साल से कम के बच्चे, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जिसके अंदर उनको अगर वो अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद उनको सही जगह पर, सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब तक कि वो बंदा 18 साल तक का होता है तब तक उसको वहीं रखते हैं और सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी है, जिसके अंदर छोटे बच्चों को शादी से होने वाले नुकसान, यानी कम उम्र में अपने कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, जिससे उनको बाद में बड़ी दिक्कत आती है। तो सरकार इसके ऊपर भी रोक लगाने के लिए कानून बना चुकी है। पुलिस और एडवोकेट, इन दोनों में कानून की नॉलेज किसके पास ज्यादा होती है? देखिए, कानून की नॉलेज एडवोकेट को ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता जितनी भी है वो उसके गो थ्रू होता है, यानी पूरी किताब उसने पढ़ी होती है। तो जितने भी अपराध हैं, जितनी भी सज़ा है, वो उसको सारा याद है। अब जैसे देख लीजिए, कंपटीशन का एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, वो पूरी बुक्स को याद रखते हैं, तो उनको पूरा नॉलेज है। जबकि आप पुलिस थाने में कभी भी जाएँगे तो आपको वहाँ पर उतने ही, जो कि जनरली केस चलते हैं, अभी मार कुटाई हो गई, दहेज का केस हो गया, या कोई ज़मीन की लड़ाई हो गई, उनको उतना ही कानून का नॉलेज होता है। आगे की प्रक्रिया का भी उनको नहीं पता है, कि उसमें क्या प्रक्रिया चलेगी। उनको भी रूल फॉलो कोर्ट के द्वारा हाँ, करने पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कानून की परिभाषा में लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, इन तीनों शब्दों में क्या फर्क है, या ये एक ही है? नहीं, तीनों शब्दों का मतलब अलग है। लॉयर्स जो होते हैं, जो
लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या अभी वकालत जिन्होंने शुरू नहीं की है, तो उनको लॉयर्स कहते हैं। एडवोकेट वो व्यक्ति होगा जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है या किसी भी तरीके के क्रिमिनल, सिविल या कॉर्पोरेट मैटर्स देख रहा है। और बैरिस्टर जो है वो है एलएलबी की डिग्री, लेकिन बैरिस्टर जब आप यूके से एलएलबी की डिग्री करते हैं तब आपको बैरिस्टर बोला जाता है, और इंडिया में आप एलएलबी करोगे तो आपको एडवोकेट बोला जाए। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एविडेंस को या विटनेस को कोर्ट पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है, क्या ये रियलिटी के अंदर पॉसिबल है? रियलिटी में ऐसा तो पॉसिबल है कि आप गवाह को मार दो, लेकिन गवाह को मारने से पहले अगर गवाह ने गवाही लिखित में दे दी है मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर आप भले गवाह को मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो डाइंग डिक्लेरेशन जो उसने लिख के दे दिया कि भाई मेरे साथ ये चीज हुई है, वही एविडेंस के रूप में काम आएगी कोर्ट के अंदर, और उसी के बिहाफ पे आपको सजा भी हो सकती है। अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने वो लिखित के अंदर पेश नहीं किया या पुलिस स्टेशन में उन्होंने कोई लिखित के अंदर पेश किया हो, पुलिस वाला उसके साथ मिल गया, फिर उसमें क्या करेंगे हम? उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले कुछ भी लिखित में दस्तावेज देकर गया है, तो उस आदमी की जगह, जो मर चुका है उसकी जगह, वो आप प्रूफ काम में ले सकते हो। अदरवाइज ऐसा आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप साबित कर सको। और जैसे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे प्रोफेशन है, एक टीचर और एक एडवोकेट, जिनको रूटीन वाइज पढ़ना पड़ता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। एक टीचर को हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है अगले दिन के लिए, कि कल को बच्चा कोई भी सवाल पूछे तो अपने उसका डाउट हो, तो टीचर अगर पहले से प्रिपेयर करके रखेगा तो डाउट क्लियर कर सकेगा। उसी तरह एडवोकेट को भी यही करना पड़ता है। क्लाइंट आता है, क्लाइंट 100 तरीके को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वकील को जवाब देना पड़ता है। दूसरा, अगर आपकी फाइल है, हियरिंग है उसकी, कोर्ट के अंदर आप जाओ तो सामने वाला वकील आपसे सवाल करेगा, तो उसका जवाब आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। इसलिए आपने मेरे ऑफिस में कभी आए हैं तो आपने देखा होगा कि मोटी-मोटी किताबें पढ़ी हैं। पीछे अलग-अलग कलर्स की किताबें। वो जो बुक्स हैं उनके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। भी किसी भी मैटर के ऊपर जो फैसला आता है वो उनके अंदर लिखा होता है। तो हमको उनमें से देखना पड़ता है। उसकी रेफरेंस लेकर जब आर्गुमेंट होता है कोर्ट के अंदर तो हम पेश कर सकते हैं कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर ये बात कही थी, तो आप उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते। इसीलिए हमको डेली पढ़ना पड़ता है, और इससे क्या होता है, एक तो हमारा नॉलेज बढ़ता रहता है और एक हमारा दिमाग भी तेज चलता है। सर, आप हमें ये बताएं कि लोग ग्रेजुएशन करने के बाद किन-किन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, आप कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, एडवोकेट बनकर। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जुडिशरी के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, या एपीपी सरकारी वकील के लिए तैयारी कर सकते हैं। या आप लीगल एनालिस्ट भी बन सकते हैं, लीगल रिसर्चर भी बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कॉलम, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखे जाते हैं लीगल, उसके लिए भी आप लीगल जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड हैं। सर, भारत में विटनेस बनने पर लोग डरते क्यों हैं सर? विटनेस बनने से इसलिए लोग डरते हैं कि सरकारी तंत्र विटनेस को ज़्यादा परेशान करता है। कि वो बार-बार बुलाते हैं। बार-बार बुलाएँगे, फिर बार-बार उनको परेशान करेंगे, भई आप वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब उनको ही गुनहगार बनाने की सोचते हैं। आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप इसको कैसे जानते हो? ठीक है, तो लोग अपनी परेशानियाँ बचाने के लिए, आपको भी पता है आज के टाइम में हर आदमी बिज़ी रहता है। ठीक है, तो वो बार-बार तो पुलिस थाने में जाके गवाहियाँ देने से रहा। अपना टाइम बचाने के लिए और मानसिक परेशानी से दूर रहने के लिए लोग यही करते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हो रहा है, तो अगले पीछे से निकल जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, ना हमने कुछ देखा। अगर कोई विटनेस बन भी जाता है और पुलिस उनको बार-बार बुलाते हैं, तो अगर वो ना जाए तो क्या हो सकता है? अगर वो एक बार गवाह बन गया, तो उसको जितनी बार पुलिस बुलाएगी उसको जाना पड़ेगा ना, फिर वो अगर ना तो क्या? ना जाए तो क्या, फिर उसके खिलाफ समन निकलेंगे, उसका भी वारंट वगैरह निकल उसका जाए। भी वारंट निकलेगा। अगर नहीं आएगा बार-बार तो गवाही तो उसको देनी पड़ेगी। अगर एक बार वो गवाह बन गया तो गवाही देनी ही पड़ेगी, इसलिए लोग डरते हैं। इसीलिए। तो इंडिया में जैसे किसी पर्सन के साथ गलत हुआ, ठीक है? अगर वो सही तरीके से कंप्लेन करने के लिए वो पहले क्या एडवोकेट के पास जाएगा या पुलिस के पास जाएगा? सबसे पहले उसे पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। पुलिस को मौखिक या लिखित जैसा भी हो, चाहे अगर अनपढ़ आदमी है तो बोल के बता देगा, वो खुद लिख लेंगे। और नहीं तो आप भी लिख के ले जा सकते हो, भई हमारे साथ ये घटना हुई है, उनको दे दो। उसके बाद अगर आपकी पुलिस नहीं सुनती है एक टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर आप कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो। फिर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, भई हमारे साथ ये क्राइम हुआ लेकिन हमारी पुलिस नहीं सुन रही। तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी, ठीक है? उसके बाद पुलिस वालों को आपकी सुननी पड़ेगी। डायरेक्ट अगर कोर्ट में लगाएँ तो? डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लगता, तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है।
अच्छा, उनको भी जवाब देना पड़ता है कि पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। आप अगर जैसे मान लो डायरेक्टली कोर्ट में चले जाएँगे तो आपसे जज पहले पूछेंगे, क्या पुलिस थाने गए थे? वो कहे जी नहीं गए थे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं सुनते तो फिर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो ही आप कोर्ट आइए। दोनों में अगर मान लो अपने पुलिस नहीं सुनती अपनी बात और अपने कोर्ट में लगाते हैं, अगर मान लो पुलिस सुन भी लेती है और पुलिस थाने में लगाते हैं, तो इन दोनों में प्रोसेस जल्दी किस में होता है, कोर्ट में होता है या पुलिस थाने में होता है? देखिए पुलिस थाने का ही प्रोसेस है जो होगा 90 या 60 दिन की एक लिमिट होती है हर ऑफेंस के हिसाब से, उसी दिन के अंदर ही वो आपका काम होएगा। और कोर्ट में? कोर्ट में भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस वो कोर्ट के ऑर्डर को टाल नहीं सकते। आम आदमी की बात को फिर वो मना कर सकते हैं कि भई आपका काम नहीं कर रहे या पेंडिंग करें कैसे भी, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उनको मानना ही पड़ेगा। सर, इंडिया में केस इतने लंबे क्यों चलते हैं? लंबा चलने के पीछे एक रीज़न है कि भई आपसे पहले भी कई लोगों के केस होंगे। कोर्ट तो एक स्पेसिफिक 6 से 8 घंटे काम करता है। जी। अब उस दौरान कितनी फाइलें मजिस्ट्रेट साहब के सामने हैं, तो उस हिसाब से आपका फैसला होगा। अब मान लो आपसे पहले 50 फाइलें या 100 फाइलें हैं, तो आपका नंबर कब आएगा? 8 घंटे के अंदर 100 फाइलें तो देखी नहीं जाती, तो उनको अगली तारीख दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है ताकि अगली तारीख के ऊपर आपका ध्यान से सुना जाएगा। और इस दौरान पीछे से भी उन पे भार बढ़ता ही जा रहा है, फाइलें बढ़ती जा रही और नई फाइलें और आती जा रही हैं। देरी का कारण बस यही है और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। जैसे आपने पहले बताया कि कोर्ट का भी एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 30 डेज 60 डेज के अंदर प्रोसेस चलता है, तो इतना लंबा क्यों खींचते हैं? साल साल तक लोगों के केस चलते रहते हैं। जो 30 डेज़ नहीं 60 डेज़ और 90 डेज़ जो प्रोसेस है, वो यूँ है कि बड़े केसेस के अंदर तो जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, उनके अंदर तो 60 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट पेश करनी है, भई सारी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद कोर्ट का काम शुरू होता है। कोर्ट में गवाही ली जाती है, ठीक है? एविडेंस पेश किए जाते हैं, उसके बाद कोर्ट जाके किसी एक निर्णय पर पहुँचती है, उसके बाद जजमेंट होता है। तो सर, फॉरेन में ऐसा क्या है कि वहाँ का प्रोसेस जल्दी हो जाता है? देखिए फॉरेन कंट्रीज़ का प्रोसीजरल लॉ जो है वो अलग है, इंडिया का अलग है। इंडिया के अंदर क्या है कि आप यूँ मान के चलीजिए कि लचीलापन है, फॉरेन के अंदर वो सख्त है। यहाँ पर आपके ऊपर मान लीजिए किसी ने आरोप लगा दिया, तो आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी टाइम दिया जाता है। उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत मिलेंगे आपके खिलाफ तो आपको सज़ा हो जाएगी, आपके खिलाफ नहीं मिले तो आप छूट जाएँगे। अगर आप मान लीजिए अपराधी नहीं है और झूठे आरोप में आपको फँसा रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। दुबई का एग्ज़ाम्पल ले लो, उन्होंने आपको पकड़ा और आरोप साबित कर दिया। आपको इतना टाइम ही नहीं देंगे कि भई आप अपने आप को बेगुनाह साबित करो। अब आपको सज़ा ही दे दी फांसी की। अब बताओ उसमें क्या करें? 10 साल बाद आपको किसी को पता लगेगी वो तो बेगुनाह था, तो आप क्या कर लोगे उसका? लेकिन इंडिया में ये है कि भई आपको 10 साल बाद मतलब केस इतना लंबा चल रहा है, 10 साल बाद पता चला कि बेगुनाह था, छोड़ देंगे ना आपको। यानी अपने को भी टाइम मिल जाता है, सामने वाला भी इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करता है। जी, ये फ़ायदा है आपको। बेसिकली देखा जाए तो ये फ़ायदा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ लोग इस फ़ायदे का काफ़ी ज़्यादा अपना यूज़ भी इस करते चीज़ हैं। का मिसयूज़ करते हैं। हाँ, इसलिए बाकी लोगों को दिक्कत आती है। सर, दुबई में ऐसे क्या रूल है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश माना जाता है उसे? दुबई के अंदर देखिए कानून है बड़ा स्ट्रिक्टली है, ठीक है? आपने अगर कोई भी ऑफ़ेंस किया है, तो आपको तुरंत सज़ा मिलेगी, हैंड टू हैंड। अब जैसे मान लीजिए वहाँ सबसे बेसिक रूल तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी पर मिट्टी भी लगी है तो आपका तुरंत चालान है, ठीक है? आपको अगर गाड़ी क्लीन नहीं है तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आपका चालान हो जाएगा और हो सकता है आपकी गाड़ी को बैन भी कर दें अगली बार, क्योंकि उनको साफ-सफाई चाहिए, उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारा कानून माने। दूसरा दुबई के अंदर एक सिस्टम और हो कि वहाँ पे नागरिकता नहीं मिलती किसी को भी। आप बाकी कंट्रीज़ में जाओ 4-5 साल रहो या वहाँ पे शादी कर लो तो आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। दुबई के अंदर ऐसा सिस्टम ही नहीं है। दूसरा दुबई टैक्स फ्री है। वो अपनी जनता को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। सख्त कानून और फैसिलिटी मिल रही है इसीलिए वो सेफेस्ट कंट्री है। जनता खुश भी है वहाँ। जनता खुश भी है और आप देखोगे कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाके बिज़नेस भी कर रहे हैं और घूमने के लिए तो वहाँ जाते ही जाते हैं। हर कंट्री के लोग वहाँ जाते हैं। और टैक्स फ्री है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही ले लो, मोस्टली लोग तो मोबाइल ही लेकर आते हैं, ठीक है? तो वो इंडिया के मुकाबले दुबई में ज़्यादा सस्ता है। अगर आप ट्रिप लगा कर आओ, घूमने जाओ, तो साथ में मोबाइल भी ले आओ, मिनिमल सा टैक्स आपको देना पड़ेगा, फिर भी इंडिया से सस्ता भी पड़ेगा आपको, साथ में आप घूम भी आओगे दुबई। तो सर, ऐसे कौन से कानून हैं जो बेसिकली आम जनता को पता होना चाहिए? आम जनता को देखिए संविधान में दिए गए आम जनता को संविधान में दिए गए उसके मूल अधिकार पता होना चाहिए।
कैसे? जैसे कि आर्टिकल 19 में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में उसको बोलने की भी आज़ादी है, जो कि लिमिटेड है, ठीक है? सम्मेलन करने की या हर जगह कहीं भी रोज़गार कर सकता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग पुलिस वाले क्या करते हैं, जिन्होंने रेहड़ी लगा रखी होती है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी रेहड़ियों को हटाते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ, जो कि गलत है। अब हर आदमी को रोज़गार करने का अधिकार है इस देश के अंदर, तो उसको ये बेसिक कानून पता होना चाहिए। दूसरा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उन लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई पुलिस आपको रोक लेती है, तो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती। आपसे ड्राइविंग लाइसेंस माँग नहीं सकती, आप अपने हाथ से दिखा सकते हो। मतलब अपने हाथ में लेकर नहीं देख सकते। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लड़कियों के बारे में बताऊँ, लड़कियों को पता होना चाहिए भी उनके क्या अधिकार हैं। अब आम तौर पर आपने देखा होगा ईव टीज़िंग के केस आपने सुने होंगे पहले। कुछ मनचले लड़के हैं, जो लड़कियाँ छेड़ते हैं स्कूल कॉलेज से, तो लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि इनकी 100 नंबर पे कंप्लेन करी जा सकती है तुरंत, पुलिस आके आपको एक्शन लेगी, ठीक है? अगर आप चाहो तो मामला वहीं भी सलटा सकते हो और नहीं तो थाने के अंदर प्रॉपर केस भी कर सकते हो। तो राज्य सरकार ने आपको ये सुविधाएँ दे रखी हैं, तो इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और छोटे बच्चों का आपको मैंने पहले भी बताया था कि भई बाल विवाह से रिलेटेड कानून है या किशोर अन्याय के जो कानून है, उनको पता होना चाहिए। सरकार अगर ये करे कि स्कूलों के अंदर ये चीज़ें स्टार्ट करवाए, अगर आप छोटे बच्चे के कोई कानून है, छोटे बच्चे के कोई अपराध है, तो वो छोटे बच्चे को ही पढ़ाने चाहिए ना आपको। सरकार क्या करती है, छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो क्राइम कर रहे हैं और वो क्राइम करते जाते हैं, उसके बाद आप उनको सज़ा देते हो, जो कि सोसाइटी के लिए भी गलत है। अगर ये चीज़ छोटे बच्चों को पहले से सिखाई जाए ना, तो वो बच्चा क्राइम नहीं करेगा। यानी बढ़ावा मिल रहा है उनको। अब कोई भी आदमी अपराध क्यों करता है? क्योंकि उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। अगर उसको ज्ञान ही होगा, तो वो चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। अभी मान लो आपको पता है कि छोटे बच्चे को ये इतना बेसिक चीज़ पता है कि भई मैं छत से गिरूँगा तो मेरे चोट लग जाएगी, तो वो छत पर खेलता ही नहीं है, ठीक है? अब उस बच्चे को नहीं पता है कि भई मेरे लग सकती है, तो आप कभी भी देखो छत के किनारे पर घूमता रहता है और एक बार उसके साथ चोट हो जाएगी, वापस नहीं उसके बाद वो दोबारा नहीं करेगा। कर। तो आपको अगर किसी को भी नॉलेज देना है, तो उसकी ऐज के हिसाब से दीजिए। अभी आप मान लीजिए मैं इतना मेरी इतनी उम्र हो गई है, तो ये बच्चों वाले कानून मैंने आज जाकर सीखे हैं, ठीक है? अब जब मैंने इनकी पढ़ाई शुरू करी है, 90% जनता को तो पता ही नहीं है ना उनके अधिकार क्या है, उनके लिए कानून सरकार ने क्या बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ये चीज़ें छोटे बच्चों के जो कानून है, उनको छोटे बच्चों को छोटी उम्र से ही पढ़ाएँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर ऐसा कोई प्रोसेस है कि कानून के माध्यम से समाज की समस्या को उठाया जा सके? जनहित याचिका लगाकर आप समाज की समस्या को उठा सकते हैं। इसके अंदर अगर सार्वजनिक हितों की रक्षा करनी, या किसी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो आप कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगा सकते हैं। जनहित याचिका लगाने के लिए एक तो मैंने आपको बता दिया कि हितों की रक्षा करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लिए कानूनी रास्ता अपना नहीं सकते या सक्षम नहीं है। जैसे मान लीजिए निचले तबके के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए जनहित याचिका लगाई जा सकती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका हिंदी में मतलब ये है कि देरी से किया गया न्याय, न्याय नहीं होता। अब जैसे आप मान लो कि अभी 20 साल की उम्र के अंदर आपके साथ कोई घटना हो गई। 20 साल लग गए कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर। आप 40-50 साल की उम्र के हो गए, फिर आपको न्याय मिला। तो ऐसा न्याय आपके लिए न्याय नहीं है। जी बिल्कुल। आपके 20-30 साल की ज़िंदगी तो खराब ही हो गई। जी। अब वो न्याय मिले या ना मिले, उसका कोई मतलब नहीं होता। इस बात का यही मतलब है कि देरी से किया गया न्याय कभी न्याय नहीं होता। अगर आपको न्याय करना ही है, तो न्याय जल्दी कीजिए। जैसे एनिसेंट टाइम में राजा-महाराजा करते थे, तुरंत फैसले, न्याय मिलता था। अगर उसी तरीके का न्याय होता है, तो न्याय माना जाता है। अगर 20-20 साल तक अगर आपको तारीखों में घूमना है, अपने आप एक उम्र निकाल देते हैं कोर्ट की तारीखों में, तो आपको न्याय मिले ना मिले, क्या फ़ायदा? तभी बोलते हैं इंडिया के अंदर की कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। जी, बिल्कुल। तो सर जैसे वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कानून है, पर मैन प्रोटेक्शन के लिए कानून बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्यों है? सरकार मानती है और अपने देश का कानून भी यही मानता है कि महिलाओं पे ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, आदमी पर नहीं होता, क्योंकि पावर की पोजीशन में हमेशा आदमी रहता है, ठीक है? औरत के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती, उसे कोमल शरीर माना जाता है। इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए। हमेशा आप देखोगे तो गरीब तबका, कमज़ोर लोग, इनको बचाने के लिए कानून बनाया जाता है। सख्त लोगों के लिए थोड़ी ना कोई कानून होता है। कुछ टाइम पहले एक याचिका भी लगी थी जिसमें पुरुष आयोग, राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को कैंसल कर दिया कि पुरुषों के लिए ऐसे आयोग हम नहीं बना सकते।
जैसा कि आपने बताया कि कानून सभी के लिए समान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ अलग से सुविधाएं हैं, क्यों? देखिए, भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन साथ के साथ वो ये भी बोलता है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो गरीब, कमज़ोर और निचले तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में मिलाने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए राज्य सरकार आपने देखा होगा गरीबों को गेहूँ देती है, ठीक है? और कम रुपयों के अंदर मकान भी दे रही है सरकार बीपीएल योजना चलाकर जिसमें आप मकान बनाओ आपको योजना भी देगी। तो सरकार ये चाहती है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल भी गरीब हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनकी मदद करने के लिए सरकार खुद से कानून बना सकती है। ये संविधान ने उनको हक दिया है। इसलिए कुछ लोगों को कुछ विशेष रियायतें मिलती हैं, जो कि सरकार की वजह से ही है। तो सर, जैसे आम आदमियों के लिए काफ़ी सारे कानून हैं और एनिमल्स के लिए कुछ विशेष कानून बनाए हैं सरकार ने? एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरा का पूरा है, जिसमें सभी तरीके के जानवरों के लिए पूरा सरकार ने वर्णन किया है कि कौन-सा जानवर मारने पर आपको कितनी सज़ा हो सकती है। और आईपीसी के अंदर और बीएनएसएस में भी ये चीज़ें दे रखी है, ठीक है? कि भई जानवर को कितने रुपए का जानवर है, उसको मारने पर आपको इतनी सज़ा मिलेगी। अब आप बात कर रहे हो कि भई जानवर की प्रोटेक्शन की, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अभी कुछ दिनों पहले गुड़गाँव में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोर को टक्कर लगी थी। अभी मोर पूरा मरा भी नहीं था, एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी। बिल्कुल। लोगों ने क्या किया मोर के सारे पग उखाड़ लिए और उनकी वीडियो भी बन रही है, जबकि उनको ये पता नहीं है कि भई अगर तुम मोर को मार रहे हो, ठीक है? तुम्हारे इस एक्ट से मोर मर जाएगा, तुमको सज़ा भी होगी। तो उनको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं, वो तो बस मोर के पंख उखाड़ रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उनके पंख उखाड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। अब वो मोर सड़क पे मर गया, अब बताओ, जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय पशु-पक्षी की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर आप कानून को क्या ही मानते हो? थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन। आपने अपना कीमती समय निकाला। तो सर, कैसा लगा आपको हमारे साथ बात करके? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और आपके शो पर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक करें और जो भी कानून के बारे में मैंने आपको बताया, वो अपनी ज़िंदगी में अमल करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप सभी का धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ और नया सीखने को मिला तो हमें ज़रूर बताइए। इन फ्यूचर आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देख रहे हैं एआर फ्यूजन। हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धीरे चलिए और गहराई से सोचिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अलविदा।